ऑक्सीडेशन होगा। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, और जबकि अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो A+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद A में परिवर्तित हो जाएगा। और B- का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आप लोगों को एनोड के सतह पे क्या मिलेगा, B उत्पाद प्राप्त होगा। तो कह सकता हूँ यहाँ पे दो उत्पाद प्राप्त हो गए, उत्पाद A और उत्पाद B, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट A हमें कैथोड की सरफेस पे प्राप्त हुआ और प्रोडक्ट B हमें एनोड की सरफेस पे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो ये उत्पाद प्राप्त हुआ, इस उत्पाद की प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है, उसे हम किस में देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं। ठीक है, कि वो ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है कि द्रव अवस्था में प्राप्त हो रहा है कि गैस अवस्था में वो प्राप्त हो रहा है, जिसे हम किस में देखते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से देखते हैं। ठीक है, और कितनी मात्रा में ये उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे हम किस में देखेंगे, कितनी मात्रा में प्राप्त होगा उसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखेंगे, मात्रात्मक विश्लेषण में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, यदि आप लोगों को विद्युत अपघटन के पश्चात एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन यदि आप लोगों को प्राप्त होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोगों को धनायन को कहाँ पे, धनायन को आप लोगों को कैथोड की सतह पे निक्षेपित करवा देना है और ऋणायन को आप लोगों को एनोड की सतह पे निक्षेपित करा देना है। कैथोड की सतह पे अपचयन की अभिक्रिया करवा देना है और एनोड की सतह पे आप लोगों को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करा देनी है और दोनों ही अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देना है और दोनों ही अर्ध अभिक्रिया को जोड़ने के पश्चात आप लोगों को पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ूँ तो मैं आप लोगों के सामने अर्ध सेल अभिक्रिया लिखता हूँ। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिखता हूँ और हाफ सेल अभिक्रिया कौन सी लिखता हूँ मैं, पहली तो मैं कैथोड की लिखता हूँ और दूसरी मैं किसकी लिखता हूँ, एनोड की। किसकी लिखता हूँ, एनोड की। कैथोड की अर्ध सेल अभिक्रिया किस तरह से होगी, A+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, A। क्या बन जाएगा, A। और B- अपने अंदर से, B- अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, B मिलेगा। ठीक है, दोनों ही अर्ध अभिक्रिया को मैं ऐड कर दूं तो मेरे सामने पूर्ण सेल अभिक्रिया बनके तैयार हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया बनके तैयार हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो A+ B- गिव्स A एंड B, दो तरह के उत्पाद मिले और A उत्पाद आप लोगों को कैथोड की सतह पे मिला और B उत्पाद आप लोगों को एनोड के सतह पे मिला। ठीक है, यदि एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक से अधिक प्रकार के धनायन और एक से अधिक प्रकार के ऋणायन है, ठीक है, तो आप लोगों को एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिससे कहते हैं सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट कहते हैं। देखिए आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जब इलेक्ट्रोड किस में डूबे हैं, विद्युत अपघट्य में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हैं, तो कुछ न कुछ क्षेत्रफल तो इनका डूबा हुआ होगा। ठीक है, जिसे मैं कह सकता हूँ A कह सकता हूँ। ठीक है, तो A यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोडों का विलयन में डूबा क्षेत्रफल कह सकता हूँ। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी है जिसे स्मॉल l कह सकता हूँ, यानी कि स्मॉल l का मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कह सकता हूँ। ठीक है, और L/A को मैं दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी और इलेक्ट्रोडों का विलयन में डूबा हुआ क्षेत्रफल, दोनों के अनुपात को एक नियतांक के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सेल नियतांक। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसे क्या कहते हैं, सेल नियतांक। और सेल नियतांक का मान प्रत्येक सेल के लिए क्या रहता है, नियत रहता है। प्रत्येक सेल के लिए क्या रहता है, सेल नियतांक का मान नियत रहता है। देखिए इसका रोल क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसका रोल ये है कि जब भी आप लोगों को अलग अलग प्रकार के सेल बनाने हों, ठीक है, तो आप लोगों को दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोडों का विलयन में डूबे हुए क्षेत्रफल को भी परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सेल नियंत्रक का मान प्रत्येक सेल के लिए क्या रहता है, नियत रहता है। अलग अलग प्रकार की विद्युत अपघटनी सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल ही किसको चेंज करते हैं, विद्युत अपघट्य को चेंज करते हैं। विद्युत अपघट्य को चेंज करते ही क्या हो जाता है, विद्युत अपघट्य को चेंज करते ही विद्युत अपघटनी सेल क्या है, अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं। जैसे कि एक बार मैंने NaCl का विद्युत अपघट्य काम ले लिया, एक बार मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य काम ले लिया, एक बार मैंने फेरस सल्फेट का विद्युत अपघट्य काम ले लिया। तो जैसे जैसे आप लोग इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या करते जाएंगे, विद्युत अपघट्य को परिवर्तित करते चले जाएंगे। सेल तो फिक्स हो गया अपना, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी भी फिक्स कर दी और एरिया को भी फिक्स कर दिया मैंने। बस विद्युत अपघट्य को क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ, तो सेल की नेचर भी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। सेल की नेचर चेंज होती चली जाएगी तो कैथोड एनोड की सतह पर प्राप्त होने वाले उत्पाद भी क्या होते जाएंगे, परिवर्तित होते चले जाएंगे। और उत्पाद परिवर्तित होते चले जाएंगे तो उत्पादों की मात्रा भी परिवर्तित होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना है और वर्किंग नेचर है। ये तो स्ट्रक्चर है और ये क्या है, इसका वर्किंग नेचर है, यानी कि इसकी बनावट किस प्रकार से होती है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब बात करते हैं हम विद्युत अपघटन पर प्राप्त होने वाले उत्पादों की। किसकी करते हैं, विद्युत अपघटन पर प्राप्त होने वाले उत्पादों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों से और डिस्कस करता हूँ। मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि विद्युत अपघटन एक प्रकार का क्या होता है, ऐसा होता प्रक्रम होता है, ऐसा होता प्रक्रम होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वैल्यू ऑफ डेल्टा जी क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा जी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, देखिए किस तरह से होता है, मैं आपको बताता हूँ डेल्टा जी धनात्मक क्यों होता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ मेरे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब जानते हैं, मेरे पास कोई तंत्र है। ठीक है, तंत्र का मतलब जानते हैं, तंत्र को हम किस में पढ़ते हैं, उष्मागतिकी में पढ़ते हैं। तंत्र वो चीज़ होती है जिसे हम उष्मागतिकी अध्ययन के लिए चूज करते हैं। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए, थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम। अब इस सिस्टम को मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि नियत दाब की स्थिति पर, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादातर जो तंत्र होते हैं वो किस पे होते हैं, नियत दाब पे ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, जिसे 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब हम ले लेते हैं। अब ये तंत्र है, ये तंत्र कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी कुल ऊर्जा का मान, इसकी कुल ऊर्जा उदाहरण के तौर पे 100 किलो जूल है। कितनी है, 100 किलो जूल है। ठीक है, अब इस 100 किलो जूल में से कुछ ऊर्जा ये अपनी स्वतंत्रता के लिए रख लेता है, ये तंत्र अपनी स्वतंत्रता के लिए रख लेता है, और उस ऊर्जा का मान है 70 किलो जूल। कितना, 70 किलो जूल। और बची हुई ऊर्जा को, शेष ऊर्जा को किस में खर्च करता है, ये उपयोगी कार्य में। किस में खर्च करता है, उपयोगी कार्य में खर्च करता है। और कितनी ऊर्जा को उपयोगी कार्य में खर्च करेगा, 30 किलो जूल को उपयोगी कार्य में खर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 प्रकार की ऊर्जा है, एक तो कुल ऊर्जा है, दूसरी अपनी स्वतंत्रता की ऊर्जा है, और दूसरी उपयोगी कार्य की ऊर्जा है। कुल ऊर्जा को कहा जाता है डेल्टा एच, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, नियत दाब पे एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच कहा जाता है। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता में ऊर्जा को कहा जाता है डेल्टा एस, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन। और उपयोगी कार्य में आने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, डेल्टा जी, यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ये बिल्कुल वैसा ही कैसे, जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपये मेरे पास है, उस 100 रुपये में से मैं 70 रुपये अपने खुद के लिए रख लेता हूँ, अपने खुद के खर्चे के लिए रख लेता हूँ। ठीक है, और बचे हुए 30 रुपये को मैं क्या किसी उपयोगी कार्य में लगा देता हूँ। तो उसी प्रकार से कि 100 रुपीज़ तो क्या हो गया, डेल्टा एच की वैल्यू हो गई, 70 रुपीज़ क्या होगी, डेल्टा एस की वैल्यू हो गई, और 30 रुपीज़ क्या हो गई, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी हो गई। ठीक है, तो ये अपनी ही ऊर्जा को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और जब अपनी ही ऊर्जा को खर्च किया जाता है तो ऊर्जा किस में जाती है, धनात्मक रूप से जाती है, पॉजिटिव में जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा होता है प्रक्रम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बैटरी से क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं।
ठीक है, बाहरी स्रोत से ऊर्जा दे रहे हैं और बाहरी स्रोत से ऊर्जा देने के लिए हमें ऊर्जा को खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के उत्पादों की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के उत्पादों की बात करते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या है? पार्ट बी। क्या है? पार्ट बी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उत्पादों का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उत्पादों का गुणात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। पहले कौन सा कर लेते हैं? गुणात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं धात्विक आयन के लिए अलग से सक्रियता श्रेणी बना रहा हूँ और अधात्विक आयनों के लिए अलग से सक्रियता श्रेणी बना रहा हूँ, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 में भी डिस्कस करेंगे। विद्युत रासायनिक सेलों में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सक्रियता श्रेणी बना रहा हूँ किनके लिए? धातु आयन के लिए। किसके लिए? धातु आयनों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टार्ट होता है लिथियम से। किससे होता है? लिथियम। सबसे रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा सक्रिय आयन कौन सा होता है? लिथियम आयन ही होता है। बेरियम +2, Mg+2, H+ ले लेता हूँ। ठीक है, और कॉपर +2। बहुत बड़ी टेबल है जिसे हम आगे जाके बात करेंगे पूरी। तो हम तो जहाँ तक हमारा जितना काम में आने वाला है उतना देख लेते हैं। प्लेटिनम +2 और गोल्ड +3। ठीक है, ये कुछ धातु आयन ले लिए और इनको हम सक्रियता श्रेणी के रूप में देख रहे हैं। और इसी तरह से कुछ अधातु आयन देख लेते हैं। कुछ अधातु आयनों को देखते हैं। ठीक है, अधातु आयन I-, Br-, Cl-, OH हाइड्रोक्साइड माइनस आयन, नाइट्रेट आयन NO3-, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, और लास्ट में हम ले लेते हैं F- यानी कि फ्लोराइड आयन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के सामने सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। किसके लिए? धातु आयन के लिए। और सक्रियता श्रेणी बनाई है अधातु आयनों के लिए। ठीक है, जब मैं धातु आयनों में मूविंग अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे जाता हूँ, ठीक है, तो निक्षेपण क्षमता का मान क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। धातु आयनों में ऊपर से नीचे जाने पर निक्षेपण क्षमता यानी कि पावर ऑफ डिपोजिशन क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जाती है, क्योंकि धातु आयनों में ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता यानी कि रिएक्टिविटी की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिथियम क्या होता है? सबसे रिएक्टिव मेटल होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। सबसे सक्रिय धातु आयन कौन सा होता है? लिथियम प्लस होता है। और धातु आयनों की सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता का मान कम होता चला जाता है, इसलिए निक्षेपण क्षमता यानी कि पावर ऑफ डिपोजिशन क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। जबकि अधातु आयनों में ऊपर से नीचे जाने पर निक्षेपण क्षमता का मान क्या होता चला जाता है? निक्षेपण क्षमता का मान कम होता चला जाता है, क्योंकि अधातु में सक्रियता का मान क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अधातु में नॉन मेटल में F- यानी कि फ्लोराइड आयन क्या होगा? सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, जबकि धातु आयनों में लिथियम प्लस आयन क्या होगा? सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ,
मैं दो मेटल आयन लेता हूँ, एक तो सोडियम प्लस ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ कॉपर प्लस 2 आयन ले लेता हूँ। यदि आप लोगों के पास दो मेटल आयन हो, सोडियम आयन हो और दूसरा कॉपर आयन हो, तो दोनों में से कौन जाके इलेक्ट्रॉन पहले निक्षेपित होगा, जिसकी निक्षेपण क्षमता यानी कि पावर ऑफ डिपोजिशन ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रोडों पर पहले जाके निक्षेपित होगा। ठीक है, तो कॉपर प्लस 2 आयन पहले जाके निक्षेपित होगा रेदर देन सोडियम प्लस आयन। जबकि मैं यहाँ पे दो नॉन मेटल आयन लेता हूँ, एक तो Cl माइनस ले लिया और दूसरा सल्फेट ले लिया। दो आयन है, दो ऋणात्मक आयन में से कौन जाके पहले निक्षेपित होगा, Cl माइनस आयन पहले जाके निक्षेपित होगा, क्योंकि इसकी निक्षेपण क्षमता का मान ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस मेटल आयन का या जिस नॉन मेटल आयन की निक्षेपण क्षमता का मान ज़्यादा होता है वही आयन इलेक्ट्रोडों पर पहले जाके निक्षेपित होगा और वही मेटल आयन इलेक्ट्रोडों की सतह पर जाकर ऑक्सीकरण की अर्धविक्रियाएं और अपचयन की अर्धविक्रियाओं को संपादित करेगा। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी आप लोगों के काम में तब आएगी जब दो से ज़्यादा या फिर कह सकता हूँ कि दो से ज़्यादा क्या हो या एक से ज़्यादा आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन हो या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन हो। कुछ एग्जांपल लेके मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोलाइसिस का बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, सोडियम क्लोराइड को एक बार गलित अवस्था में लेता हूँ, एक बार इस सोडियम क्लोराइड को मैं जलीय अवस्था में लेता हूँ, एक बार मैं इस सोडियम क्लोराइड को अत्यधिक तनु कर देता हूँ, हाईली डाइल्यूट कर देता हूँ, और एक बार इस सोडियम क्लोराइड को मैं मरकरी कैथोड के रूप में काम लेता हूँ, मरकरी कैथोड के साथ काम में लेता हूँ। ठीक है, ये चार केस में सोडियम क्लोराइड के लिए आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात आप लोगों को क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे वो उत्पाद भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं NaCl को किस अवस्था में लेता हूँ, गलित अवस्था में लेता हूँ। ठीक है, इसकी मोल्टन फेज में लेता हूँ। देखिए जब NaCl को गलित अवस्था में लेते हैं तो NaCl से हमें दो आयन प्राप्त होते हैं, एक तो Na प्लस आयन, दूसरा क्या मिलता है, Cl माइनस आयन मिलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक तो मेटल आयन और दूसरा नॉन मेटल आयन क्या करेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे। तो Na प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद Na बनेगा, सोडियम बनेगा, ठोस अवस्था में मिलेगा। Cl माइनस अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, Cl मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि Cl एग्जिस्ट नहीं करता, Cl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसे क्या लेना पड़ेगा, Cl की जगह Cl2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे Cl एक है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अर्धविक्रिया है। किसके हिसाब से बैलेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो अर्धविक्रिया पहली है और ये अर्धविक्रिया दूसरी है। Na प्लस ले लिया, दूसरा Cl माइनस ले लिया। यहाँ पे आप लोगों को दो उत्पाद मिले, एक उत्पाद तो आप लोगों को कैथोड की सतह पे मिला, एक उत्पाद आप लोगों को एनोड की सतह पे मिला। कैथोड की सतह पे आपको क्या मिला, सोडियम मिला, क्योंकि आपको पता है अपचयन हुआ है तो अपचयन के उत्पाद कहाँ मिलते हैं, कैथोड की सतह पे मिलते हैं। और ऑक्सीकरण के उत्पाद कहाँ मिलते हैं, एनोड की सतह पे। तो कौन सी गैस मिली आप लोगों को एनोड पर, क्लोरीन गैस मिली। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन होता है तो आप लोगों को सक्रियता श्रेणी को, रिएक्टिविटी सीरीज को देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब एक से अधिक प्रकार के धनायन और एक से अधिक प्रकार के ऋणायन है तो आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी को देखना पड़ेगा। जिस आयन की सक्रियता कम हो या फिर कह सकता हूँ जिस आयन की निक्षेपण क्षमता का मान ज़्यादा हो उसको इलेक्ट्रोड की सतह पर निक्षेपित कर देना है। ठीक है, वो आपको पता चलेगा NaCl को जलीय अवस्था में लेने पर। ठीक है, इस NaCl को मैं जलीय अवस्था में लेता हूँ तो कहने का मतलब ऐसा है कि NaCl के साथ क्या है, वाटर भी है, जलीय अवस्था है तो। ठीक है, तो NaCl को जलीय अवस्था में लेने पर NaCl Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा, वियोजित होगा। और वाटर भी साथ में है तो वाटर किस में टूटता है, H प्लस OH माइनस आयनों में टूटता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के धनायन मिले और दो प्रकार के ऋणायन मिलते हैं। ठीक है, तो जिस धनायन का या जिस धनायन की निक्षेपण क्षमता का मान ज़्यादा होगा वो पहले जाके निक्षेपित होगा, और जिस ऋणायन की निक्षेपण क्षमता का मान ज़्यादा होगा वो जाके निक्षेपित होगा। तो दो धनायनों में से किसकी निक्षेपण क्षमता ज़्यादा है? H+ की ज़्यादा है। देखिए सोडियम प्लस यहाँ पे आ रहा है और H+ यहाँ पे आ रहा है, किसकी निक्षेपण क्षमता ज़्यादा है? नीचे वाली की निक्षेपण क्षमता ज़्यादा होती है, किसमें? धातु आयन में, तो H+ आयन जाके निक्षेपित होगा। जबकि अधातु आयन में कौन सा निक्षेपित होगा? Cl-, क्योंकि Cl- आयन ऊपर है और OH- आयन कहाँ है? नीचे है, तो Cl- आयन जाके निक्षेपित होगा। यहाँ पे दो अर्ध अभिक्रिया होगी, एक अर्ध अभिक्रिया में तो H+ पार्टिसिपेट करेगा और दूसरी अर्ध अभिक्रिया में Cl- पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि एक तो अभिक्रिया होगी कैथोड की सतह पे होगी, एक अभिक्रिया कहाँ होगी? एनोड की सतह पे। कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन आएगा, H+ आयन आएगा, जबकि पॉजिटिवली चार्ज आयन पे नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा, Cl- आएगा। ठीक है, कैथोड पर आपको अपचयन की अभिक्रिया करानी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाना है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, H मिलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा आप लोगों को? Cl मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं H और Cl एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2H+ लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और H2 गैस फॉर्म में आपको मिलेगा। 2Cl- लेना पड़ेगा। 2Cl- के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे क्लोरीन किस अवस्था में मिल जाएगा? गैस अवस्था में मिल जाएगा। तो एक अभिक्रिया तो कैथोड की सतह पे होगी, दूसरी अभिक्रिया एनोड की सतह पे होगी। ठीक है, तो अब देखिए विलयन में क्या बचेगा? केवल Na+ आयन बचेंगे और OH- आयन बचेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया जाता है कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, यानी कि जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के पश्चात कैथोड और एनोड की सतह पे क्या उत्पाद मिलेंगे और प्राप्त विलयन की pH का मान क्या होगा? pH का मान 7 से ज़्यादा होगा, 7 के बराबर होगा या 7 से कम होगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात कैथोड की सतह पे हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड की सतह पे क्लोरीन मिल रहा है, जबकि प्राप्त विलयन के अंदर Na+ OH- आयन है जो कि एक तरह का परबल सार होता है, और परबल सारों की pH का मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा। किससे ज़्यादा होता है? 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा है? NaCl का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करा है और NaCl का जलीय अवस्था में विद्युत अपघटन करा है। ठीक है, अब हम NaCl का अत्यधिक तनु करने के पश्चात विद्युत अपघटन करा के देखते हैं। ठीक है, जब NaCl को बहुत अत्यधिक तनु कर दिया जाता है, हाईली डाइल्यूट कर दिया जाता है, तो NaCl के अत्यधिक तनु वाली विलयन में NaCl की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जबकि वाटर यानी कि जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तो जल की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण H+ OH- आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोडों पे जाके निक्षेपित होते हैं, Na+ और Cl- आयन जाके निक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक है, तो NaCl को बहुत अत्यधिक तनु लेने पर, NaCl को अत्यधिक तनु करने पर, हाईली डाइल्यूट करने पर कैथोड की सतह पर H+ आयन जाके निक्षेपित होगा और एनोड की सतह पर OH- आयन जाके निक्षेपित होगा। एनोड की सतह पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और कैथोड की सतह पर क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। H+ आयन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करते ही हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगी? गैस फॉर्म में। OH- आयन अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद आपको वाटर मिलेगा लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन मिलेगी आपको गैस फॉर्म में। और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये अभिक्रिया होगी कहाँ पे? एनोड की सतह पे, और ये अभिक्रिया होगी कहाँ पे? कैथोड की सतह पे होगी। तो कैथोड पे आप लोगों को उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आप लोगों को उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये स्थिति तो तब है जब हम NaCl को क्या कर देते हैं? हाईली डाइल्यूट कर देते हैं, अत्यधिक तनु कर देते हैं। ठीक है, एक लास्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट केस में क्या कर रहे हैं? हम NaCl का जलीय विलयन ही ले रहे हैं, लेकिन कौन से कैथोड को काम ले रहे हैं? हम मरकरी कैथोड को काम ले रहे हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे? प्लेटिनम को कैथोड के रूप में या एनोड के रूप में ही काम ले रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? मरकरी को कैथोड के रूप में काम ले रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि सोडियम की बंधुता होती है किसके साथ? मरकरी के साथ।
ठीक है। सोडियम की बंधुता यानी कि एफिनिटी या फिर लगाव किसके साथ होता है, मरकरी के साथ होता है, और लगाव करके एफिनिटी करके ये सोडियम अमलगम बनाता है, या फिर कह सकता हूँ सोडियम मरकरी के अंदर डाइल्यूट होकर घुल कर क्या बनाता है, सोडियम अमलगम बनाता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम की मरकरी के साथ क्या होती है, एफिनिटी होती है, एफिनिटी होती है, बंधुता होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब NaCl का आप लोग विद्युत अपघटन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी कैथोड, तो आपको यहाँ पे Na+Cl- आयन मिलेंगे। एक्वस स्टेट ले रहे हैं तो वाटर से आप लोगों को H+OH- आयन मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अनुसार तो H+ आयन जाके निक्षेपित होना चाहिए क्योंकि नीचे आ रहा है, और Cl- आयन जाके निक्षेपित होना चाहिए क्योंकि ऊपर आ रहा है। ठीक है, एनोड पर तो Cl- आयन ही निक्षेपित होगा, जबकि कैथोड की सतह पे कौन निक्षेपित होगा, Na+ आयन जाके निक्षेपित होगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार आप लोग इलेक्ट्रोड कौन सा काम में ले रहे हैं, मरकरी इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं। और मरकरी इलेक्ट्रोड क्या करता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम अमलगम बनाता है। तो आपको कैथोड की सतह पे सोडियम मेटल मिलेगी एज ए प्रोडक्ट, और एनोड की सतह पे आप लोगों को क्लोरीन गैस मिलेगी एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट हम क्या कर चुके हैं, गुणात्मक विश्लेषण कर चुके हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस की यानी कि मात्रात्मक विश्लेषण की बात करेंगे। और मात्रात्मक विश्लेषण में हम फेराडे के दोनों नियमों को देखेंगे, फेराडे के प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, और फेराडे का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ फेराडे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और होमवर्क ये है कि आप लोगों को विद्युत अपघटन के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्पादों को बताना है। किसके लिए, एक बार तो H2SO4 के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप लोगों को विद्युत अपघटन के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्पादों को बताना है। एक तो उच्च धारा प्रवाहित करने पर, उच्च धारा प्रवाहित करने पर, और एक सामान्य धारा प्रवाहित करने पर, जिसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आके सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। और ये एग्ज़ाम, ये IIT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि हाई करंट फ्लो कराने पर H2SO4 का विद्युत अपघटन पे प्राप्त होने वाले उत्पाद बताने हैं, और सामान्य धारा प्रवाहित करने पे आपको उत्पाद बताना है। एक क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, और क्वेश्चन सेकंड ये है कि आपका केवल जल का विद्युत अपघटन करा के बताना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, वाटर को साथ में ले रहे थे, लेकिन किसके, विद्युत अपघट्य के साथ में ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को केवल जल का आपको विद्युत अपघटन कराना है, और प्राप्त होने वाले उत्पादों को बताना है कि एनोड की सतह पे कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे और कैथोड की सतह पे कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ तक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं। और विद्युत अपघटनी सेल में आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्राप्त होने वाले उत्पादों के गुणात्मक विश्लेषण को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यानी कि मात्रात्मक विश्लेषण को देखेंगे, जिसमें हम फेराडे के दोनों नियमों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन टू मी, थैंक यू।